चलो आज हम लोग पढ़ेंगे लिमिटिंग कंडक्टेंस। लिमिटिंग कंडक्टेंस क्या होता है वो पहले देखेंगे हमारे पास। लिमिटिंग कंडक्टेंस, लिमिटिंग कंडक्टेंस क्या है? हमने पढ़ा था कि अगर हमारे पास कोई इलेक्ट्रोलाइट्स है, स्ट्रॉन्ग रहेगा या वीक रहेगा, हम लोग डाइल्यूट करेंगे तो हमारे पास कंडक्टेंस बढ़ेगा। अब ऐसा होगा कि पानी डालेंगे, अगर हम वही बोल रहे हैं कि यहीं रहा करो, अगर हमारे पास डाइल्यूट करेंगे तो हमारे पास कंडक्टेंस बढ़ेगा। तो अगर हम पानी ऐड करेंगे कंडक्टेंस बढ़ेगा। तो एक तो लिमिट होगा ना कि हम पानी डालते जाएंगे तो एक लिमिट तक बढ़ेगा, उसके बाद अगर हम फर्दर ऐड करेंगे तो उसके बाद हमारे पास कंडक्टेंस नहीं बढ़ेगा। जो कंडक्टेंस नहीं बढ़ेगा फर्दर ऐड करने के बाद, तो जो एक मैक्सिमम वैल्यू होगा वही क्या है, लिमिटिंग कंडक्टेंस। या फिर जो लिमिटिंग कंडक्टेंस करोगे उस समय आपके पास क्या होगा कि ये जो कंडक्टेंस आएगा वो जो हमारे पास उस समय या कंसंट्रेशन या फिर हम डाइल्यूशन की बात करेंगे तो उस समय टर्म्स डिफाइन करते हैं इनफाइनाइट डाइल्यूशन, कि जो डाइल्यूट करोगे तो वो हमारे पास बहुत पानी ऐड करना पड़ेगा ना, तो वो हमारे पास कहते हैं कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। अब इसको जो इंडिकेट करेंगे, अगर इलेक्ट्रोलाइट्स है, अगर हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट्स रहेगा तो इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए हम लोग क्या यूज करते थे, कैपिटल लैम्डा। तो कैपिटल लैम्डा हमारे पास ये आ जाएगा और यहाँ पे इन्फिनिटी यूज करेंगे। मोलर होगा तो यहाँ पे m, इक्विवेलेंट होगा तो EQ। दूसरा, अगर हमारे पास यही चीज अगर आयंस रहा तो आयंस के केस में स्मॉल लैम्डा और ये यहाँ पे इन्फिनिटी आ जाएगा। तो मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन या फिर लिमिटिंग कंडक्टेंस कहने का मतलब क्या है कि हमारे पास किसी भी इलेक्ट्रोलाइट्स के द्वारा मैक्सिमम कंडक्टेंस कितना ऑफर किया जाएगा। जो मैक्सिमम और मैक्सिमम कंडक्टेंस क्योंकि डाइल्यूट करते हैं तो वैसे वैसे हमारे पास कंडक्टेंस बढ़ता है, तो एक लिमिट होगा कि इतना ही बढ़ेगा। तो उसी जो मैक्सिमम कंडक्टेंस किसी भी इलेक्ट्रोलाइट्स स्ट्रांग रहे या वीक रहे, क्योंकि स्ट्रांग में भी हमारे पास डाइल्यूशन के बाद इलेक्ट्रोलाइट जो कंडक्टेंस होता था वो बढ़ता था, वीक में भी बढ़ता था। तो डाइल्यूशन के बाद दोनों को बढ़ेगा मगर एक लिमिट तक बढ़ेगा और वही जो मैक्सिमम लिमिट होगा उसी को बोलेंगे लिमिटिंग कंडक्टेंस। तो कंडक्टेंस ऑफर बाय मैक्सिमम कंडक्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट्स, maximum conductance offered by an electrolyte at infinite dilution. इनफाइनाइट डाइल्यूशन अगर उसमें बात करें कंसंट्रेशन का तो कंसंट्रेशन टेंड्स टू 0 हो जाएगा। जब हम इनफाइनाइट डाइल्यूशन करेंगे तो बहुत ज़्यादा अगर पानी रख देंगे तो जो वैल्यू आएगा, जैसे मान के चलो कि 1 मोल को अगर हमारे पास कितने 0 हो गए, 3 3 6, अगर 1 मिलियन अगर हमने ले लिया, 1 मिलियन लीटर अगर हमने पानी ले लिया तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास 10⁻⁻⁶ आ जाएगा। ये बोल सकते हैं टेंड्स टू 0 है, मतलब कुछ नहीं है इसमें, या और नंबर छोटा हो जाए। तो जब बहुत ज़्यादा हमारे पास वाटर होगा तो कंसंट्रेशन क्या होगा, टेंड्स टू 0 होगा। तो इनफाइनाइट डाइल्यूशन कहने का मतलब जब कंसंट्रेशन टेंड्स टू 0 आ जाए तब हमारे पास जो कंडक्टेंस ऑफर किया जाएगा वो क्या होगा, मैक्सिमम कंडक्टेंस, और उसी को क्या बोलेंगे, लिमिटिंग कंडक्टेंस या कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। Maximum conductance offered by an electrolyte at infinite dilution is known as limiting conductance। चलिए लिख लीजिए। अब इसी का जो लिमिटिंग कंडक्टेंस निकालने का जो हमारे पास है वो दो तरीका होगा। एक है हमारे पास डिबाय हकल ऑन सागर इक्वेशन और दूसरा है हमारे पास कोलरास लॉ।
पहले ये लिमिटिंग कंडक्टेंस सबको समझ में आ गया। जो भी कोई भी दुनिया में कोई भी इलेक्ट्रोलाइट कोई कंडक्टेंस ऑफर करेगा, अब वो अगर जो मैक्सिमम वैल्यू होगा वही उसका लिमिटिंग वैल्यू हो गया, मैक्सिमम। सॉल्यूट ही तो इलेक्ट्रोलाइट्स होगा और वही तो कंडक्टेंस शो करेगा, सॉल्वेंट की बात ही नहीं कर रहे हैं। सॉल्वेंट हम जो कंसिडर कर रहे हैं जनरली हमारे पास पानी होगा, और प्योर पानी कंडक्ट नहीं करता इलेक्ट्रिसिटी। क्यों नहीं करता? आयंस में नहीं ब्रेक करता पानी, H+ और OH में इसमें ब्रेक नहीं करता। उसके नंबर्स बहुत कम है। 10⁻⁻H+ का कंसंट्रेशन कितना होता है? 25 डिग्री सेल्सियस पे 10⁻⁻7, मतलब कुछ नहीं। आयोनाइज होता है, मगर आयोनाइज में जो नंबर ऑफ आयंस है ना वो बहुत कम है, ना के बराबर। तो उसको अनआयोनाइज वाटर भी बोल सकते हैं। बढ़े आगे, हो गया इतना? हाँ, लेट से आओ। और तो अगर हमारे पास अगर हमारे पास दो कंसंट्रेशन दिया गया है, एक का वैल्यू दिया हुआ है 1 मोलर और एक दिया हुआ है 0.01 मोलर, दोनों में कंडक्टेंस किसका ज्यादा होगा? सेम ही अमाउंट डाले हैं, बस सॉल्वेंट हमारे पास डिफरेंट होगा। तो अगर हमारे पास एक का 1 मोलर है, एक का 0.1 मोलर है, 0.1 अरे डाइल्यूशन बढ़ाओगे तो हमारे पास कंडक्टेंस बढ़ेगा। वही चीज हमने किया, वही चीज बोल रहे हैं। तो अगर हमारे पास इनफाइनाइट डाइल्यूशन की बात करेंगे तो कंसंट्रेशन टेंड्स टू 0 होगा। बस इतना चीज हम बताना चाह रहे हैं। हो गया? अब आगे बढ़ते हैं। अब ये जो लिमिटिंग कंडक्टेंस है वो निकालने का हमारे पास दो तरीका है, और कैसे निकालेंगे वो सबसे पहले देखो। तो हमारे पास डिटर्मिनेशन ऑफ लिमिटिंग कंडक्टेंस of an electrolytes। डिटर्मिनेशन ऑफ लिमिटिंग कंडक्टेंस, या वही लिख सकते हैं मोलर हमारे पास कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। तो हमारे पास लिमिटिंग कंडक्टेंस निकालने का तरीका हम लोग देखेंगे। तो डिटर्मिनेशन ऑफ लिमिटिंग कंडक्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट, तो हमारे पास एक्चुअली में दो तरीका है। तो सबसे पहला जो तरीका है वो हमारे पास एक साइंटिस्ट ने दिया था, डिबाय हकल ऑन सागर इक्वेशन। उन्होंने एक इक्वेशन दिया था कि इस इक्वेशन पे पुट कर दो, कंसंट्रेशन का एक ही वेरिएबल था कंसंट्रेशन का अगर वैल्यू पुट कर दोगे डायरेक्ट तुम्हारे पास आ जाएगा मोल, उस पार्टिकुलर कंसंट्रेशन पे तुम्हारे पास कंडक्टेंस, मोलर कंडक्टेंस जनरली। तो हमारे पास जो पहला तरीका है वो है डिबाय हकल ऑन सागर इक्वेशन। अब देखो इन्होंने एक सिंपल सा एक इक्वेशन प्रपोज किया जिसके थ्रू हम लोग लिमिटिंग कंडक्टेंस निकाल सकते हैं। According to this equation we can calculate molar conductance at given कंसंट्रेशन। गिवन कंसंट्रेशन पे मोलर कंडक्टेंस पता कर सकते हैं। तो फॉर्मूला क्या था? मोलर कंडक्टेंस एट गिवन कंसंट्रेशन इज इक्वल्स टू मोलर कंडक्टेंस एट इनफिनिट, क्योंकि मैक्सिमम होगा, ये मैक्सिमम वैल्यू है। इनफिनिट डाइल्यूशन पे जो हमारे पास कंडक्टेंस होगा वो मैक्सिमम है, और मैक्सिमम में हमारे पास जो फॉर्मूला था वो था B/√C।
अब ये B क्या है, एक कांस्टेंट है, तो पार्टिकुलर टाइप के हमारे पास जो आयंस होंगे उनके लिए कांस्टेंट होगा। पार्टिकुलर टाइप के आयंस का कहने का मतलब क्या है वो समझना। जैसे अगर हमारे पास AB टाइप है, AB टाइप है मतलब ये जब टूटेगा तो हमारे पास A प्लस और B माइनस, कहने का मतलब दो आयंस में टूटेगा, उनपे चार्ज कुछ भी हो सकता है, उससे कोई लेना देना हमें नहीं है। तो अगर हमारे पास एक सिंगल इलेक्ट्रोलाइट्स अगर दो आयंस में टूट रहा है तो इसमें HCl ले लो, HNO3 ले लो, हमारे पास HI ले लो, और हमारे पास कोई भी दो ऐसा इलेक्ट्रोलाइट जो दो आयंस में टूटेगा, उसका क्या B का वैल्यू क्या होगा, कांस्टेंट। अगर हमारे पास है दूसरा, अगर हम कंसिडर कर रहे हैं A2B, अगर A2B है तो अगर ये टूटेगा तो हमारे पास 2 टाइम्स ऑफ A प्लस B माइनस H2SO4। अब जो भी आयन जो तीन आयंस में टूट रहा होगा, सीधा सिंपल उसके लिए B का वैल्यू जो होगा वो कांस्टेंट होगा। वो स्ट्रांग है वीक है उससे कोई लेना देना नहीं है, बस एक पार्टिकुलर टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स कि वो कितने आयंस में टूट रहे होंगे उनके लिए B का वैल्यू कांस्टेंट होगा। C कंसंट्रेशन है हमारे पास, ये तो लिमिटिंग कंडक्टेंस हो गया। बस मोलर की बात करेंगे और ये पार्टिकुलर कंसंट्रेशन पे हमारे पास मोलर कंडक्टेंस क्या होगा। जैसे देखो अब यहाँ पे कंसंट्रेशन का वैल्यू C का वैल्यू 0 रखो तो रूट 0 का वैल्यू 0, ये पूरा टर्म्स खत्म। तो अगर कंसंट्रेशन 0 होगा मतलब इनफाइनाइट डाइल्यूशन के पास, तो मोलर कंडक्टेंस जो होगा वो हमारे पास क्या होगा, लिमिटिंग कंडक्टेंस होगा। क्या ये बात समझ में आया? सबसे पहला यहाँ क्या क्या दिया हुआ है वो देखना। हमारे पास where molar conductance at particular concentration पे मोलर कंडक्टेंस क्या है, और ये हमारे पास मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, उसी चीज को क्या बोल रहे थे, लिमिटिंग कंडक्टेंस। लिमिटिंग कंडक्टेंस, अच्छा मोलर हमने लिखा हुआ है तो मोलर लिमिटिंग कंडक्टेंस हो जाएगा। मोलर लिमिटिंग कंडक्टेंस हमारे पास B क्या है, कांस्टेंट फॉर पार्टिकुलर टाइप ऑफ कांस्टेंट फॉर पार्टिकुलर टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स। उसके बाद C हमारे पास क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट का क्या कंसंट्रेशन होगा, पहले इतना लिख लीजिए, उसके बाद आगे देखते हैं। अच्छा तुम लोग भरते हो ना ये अटेंडेंस वाला? कंडक्टेंस का एलपी मिला था ना, एलपी एक मिला ना इलेक्ट्रोलाइट्स का। हाँ
चलिए लिख लिए। ये कैसा, अगर हमारे पास प्लॉट करेंगे मोलर कंडक्टेंस एट पार्टिकुलर कंसंट्रेशन और हमारे पास अंडर रूट सी का अगर हम ग्राफ ड्रॉ करना चाहें तो कैसा ग्राफ आएगा? मोलर कंडक्टेंस और अंडर रूट सी का अगर हम ग्राफ प्लॉट करना चाहें तो ग्राफ कैसा आएगा? स्ट्रेट लाइन आएगा। गौर देखो, y ये कांस्टेंट है, मैक्सिमम वैल्यू तो कांस्टेंट होगा ना, तो ये y हो गया, ये तुम्हारे पास c हो जाएगा, ये स्लोप हो जाएगा b, और अंडर रूट जो c है वो हमारे पास x हो गया। हो गया लिखा हुआ सबका? चलिए यहां से देखिए, अगर हम इस इक्वेशन को क्या कर रहे थे, ये हमारे पास मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन B अंडर रूट C, अगर हम इसको y माने, ये हमारे पास C होगा, ये माइनस m हो जाएगा और ये हमारे पास x होगा। तो इसका ग्राफ देखना, ये अगर लाइन हम लोग x एक्सिस के पैरेलल अगर डॉटेड जो लाइन कर रहे हैं वो अगर हम x एक्सिस के अगर हम पैरेलल मानेंगे तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का जैसे जैसे हमारे पास कंसंट्रेशन घटेगा वैसे वैसे क्या देखने को मिलेगा, ये स्लाइटली चेंजेस आता है, बहुत ज़्यादा चेंजेस देखने को नहीं मिलेगा। मगर कभी कभी बुक्स में अगर तुम देखोगे तो बुक्स में कभी कभी ये लाइन कुछ ऐसे दिखा देगा, मगर इतना ज़्यादा चेंजेस नहीं आता। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स अगर है तो उसमें हमारे पास कंडक्टेंस में डाइल्यूशन करने के बाद बहुत ज़्यादा लार्ज चेंजेस नहीं आएगा। ये ग्राफ जो दिखेगा वो काइंड ऑफ ऐसा दिखेगा कि ये जो लाइन्स था उसी चीज़ को, अगर हम इस लाइन को हम क्या कर रहे हैं, एक्स्ट्रापोलेट करेंगे, क्योंकि थियोरेटिकली कंसंट्रेशन जीरो नहीं हो सकता। अच्छा, यहाँ पे हमने दिखाया नहीं, ये जो हमारे पास है मोलर कंडक्टेंस है एट पार्टिकुलर कंसंट्रेशन, ये हमारे पास क्या है, अंडर रूट ऑफ C। तो कंसंट्रेशन जैसे जैसे हम लोग घटाएंगे, जैसे जैसे घटाएंगे तो ये क्या होगा, हमारे पास बढ़ेगा, क्योंकि जैसे जैसे घटाओगे नेगेटिव टर्म्स क्या होगा, छोटा। अगर छोटा होगा तो धीरे धीरे हमारे पास क्या होगा, कंसंट्रेशन, अगर हम यहाँ पे आएंगे ओरिजिन पे तो कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, जीरो। तो थियोरेटिकली तो जीरो कभी, या न्यूमेरिक जब सॉल्व करो तो वो जीरो कभी पॉसिबल नहीं होगा, वो कुछ ना समथिंग 10 टू पावर माइनस 19 18 कुछ चला जाएगा, मगर वो जीरो नहीं है। इसलिए हम इस लाइन को क्या कर रहे हैं, एक्स्ट्रापोलेट कर रहे हैं। तो अगर बढ़ाएंगे तो ये लाइन क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अगर कट जाएगा तो ये हमारे पास क्या आ गया, ये आ गया मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे आ गया, मैक्सिमम यही कंडक्टेंस होगा। क्या हो रहा है कि देखो, सीधा सिंपली अगर ये देखोगे तो ये हमारे पास नेगेटिव स्लोप है, तो x का जैसे जैसे वैल्यू बढ़ेगा वैसे वैसे क्या होगा, हमारे पास घटता चला जाएगा। तो ये लाइन अगर घट रहा है तो सबसे मैक्सिमम कहाँ होगा, जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा होगा y एक्सिस को, इंटरसेप्ट। क्लियर? अगर इंक्रीजिंग वाला फंक्शन होता तो हमारे पास वो बढ़ते चला जाता, मगर डिक्रीजिंग फंक्शन है तो जो इंटरसेक्ट होगा y एक्सिस का, जो इंटरसेक्ट होगा वही हमारे पास क्या होगा, मैक्सिमम वैल्यू होगा। तो ये हमारे पास क्या हो गया, मोलर कंडक्टेंस। मगर अब ये जो प्रॉब्लम है यहाँ पे क्या अराइज होता है, ये जो लाइन्स है ना वो हमारे पास किसके लिए था, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए। और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए ये जो इक्वेशन था वो ट्रू हो गया। मगर अब अगर हम इसी चीज़ को चाहेंगे कि अगर हमारे पास वीक इलेक्ट्रोलाइट्स का अगर हम ड्रॉ करें तो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होता है कि डाइल्यूशन जैसे जैसे करेंगे कंसंट्रेशन कंडक्टेंस उसका बढ़ेगा।
अगर हमारे पास वीक इलेक्ट्रोलाइट है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, तो ये ग्राफ आया, वो स्ट्रेट लाइन को फॉलो कर रहा था, मतलब हमारे पास स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट डिबाय हकल ऑन सागर इक्वेशन को फॉलो करेगा। क्लियर? मगर अब यहां से बात करते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। वीक इलेक्ट्रोलाइट अगर जितना ज्यादा डाइल्यूशन करेंगे नंबर ऑफ डिसोसिएशन बढ़ेगा, कंडक्टेंस बढ़ेगा, मगर उसके केस में जब कंडक्टेंस देखेंगे तो वो स्ट्रेट लाइन को फॉलो नहीं करता, वो एक्सपोनेंशियली इंक्रीज करता है, और इंक्रीज ऐसा करेगा कि अंत में ये पैरेलल टू वाई एक्सिस हो जाएगा। क्या पैरेलल लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं? तो ये हमारे पास अगर ये वीक इलेक्ट्रोलाइट्स का है तो ये कहीं पे इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। अगर नहीं करेगा तो हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू इंटरसेक्ट करता, तभी तो पता चलता। बात समझ में आ रहा है? ये इंटरसेक्ट ही नहीं करेगा। और ये जो हम लोग पैरेलल लाइन जहां ड्रॉ कर रहे हैं, जैसे इसको एक्सट्रापोलेट कर रहे हैं, उसी तरह हमारे पास ये क्या होगा कि कंसंट्रेशन वाला जो हम लोग टेंस जैसे जैसे जीरो इधर शिफ्ट होंगे, उसमें जो चेंज होगा वो हमारे पास कुछ ज़्यादा नहीं देखने को मिलेगा। तो ये डॉटेड लाइंस होगा एक्चुअली में, वो प्लेट नहीं कर पाएंगे। एक छोटा सा पॉइंट दिखेगा कि जहाँ पे ये पैरेलल हो जाएगा, और पैरेलल लाइंस अगर इंटरसेक्ट नहीं करेंगी तो मैक्सिमम वैल्यू कहीं पता चला है? नहीं पता चलेगा। अगर ये इस वाई एक्सिस को इंटरसेक्ट करता तो पता चल जाता कि हमारे पास कंडक्टेंस मैक्सिमम कब दे सकता है, मगर ये कहीं कट ही नहीं कर रहा है। अगर कट नहीं कर रहा है तो हमारे पास डिबाय हकल ऑन सागर इक्वेशन क्या वीक इलेक्ट्रोलाइट्स का लिमिटिंग कंडक्टेंस बता सकता है? नहीं। तो इसका यही ड्रॉबैक्स है कि ये स्ट्रॉन्ग के लिए तो अप्लीकेबल होगा, लिमिटिंग कंडक्टेंस स्ट्रॉन्ग के लिए निकाल सकते हैं मगर वीक के लिए नहीं निकाल सकते हैं, और वीक के लिए नहीं निकाल सकते हैं तो ये वीक के लिए अप्लीकेबल नहीं होगा। क्या बात समझ में आ गया? और क्यों नहीं अप्लीकेबल हुआ? क्योंकि इसका जो हमारे पास मोलर कंडक्टेंस था वो कहीं पे भी वाई एक्सिस को, मतलब जो हमारे पास मोलर कंडक्टेंस जो वाई एक्सिस में कंसीडर कर रहे हैं वो वाई एक्सिस को कहीं इंटरसेक्ट ही नहीं कर रहा। अगर इंटरसेक्ट नहीं करेगा तो मैक्सिमम वैल्यू भी नहीं पता चलेगा। क्लियर? तो ये लिख सकते हो यहां पे, डिबाय हकल ऑन सागर इक्वेशन is only applicable for strong electrolyte to determine limiting conductance. लिख लीजिए। इतनी बातें क्लियर? किसी को कोई प्रॉब्लम? अरे हाँ या ना कुछ तो बोलो। हाँ, एग्जाम में जनरली कभी कभी पूछता है, ये 2 ग्राफ दे देगा, अगर स्ट्रेट लाइन फॉलो कर रहा होगा तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होगा, अगर हमारे पास कर्व होगा तो वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो आपको अच्छा अगर यहाँ से दे दिया जाए जनरली क्या पूछेगा, जैसे एक लाइन 2 लाइन दिया हुआ है, एक दे देगा कि एसिटिक एसिड का कौन सा है और हमारे पास NaCl के लिए कौन सा है, तो इजीली समझ में आ गया। NaCl के लिए स्ट्रेट लाइन, मतलब NaCl स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो स्ट्रेट लाइन बनाएगा, और हमारे पास एसिटिक एसिड वीक एसिड है तो वीक एसिड के लिए हमारे पास स्ट्रेट लाइन नहीं बनाएगा तो वो कर्व बनेगा। तो इसमें आपको आइडेंटिफाई करने के लिए पूछा जा सकता है, तो बस ये याद रखना हमारे पास स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स फॉर्म स्ट्रेट लाइन strong electrolyte give straight line while weak electrolyte give hyperbola, give kind of hyperbola।
ये हाइपरबोला जैसा दिख रहा है, याद करो कि हमने थर्मोडायनेमिक्स में चल हाँ हाँ, मतलब ग्राफ तो हमारे पास वो तो एक्सपेरिमेंटली ड्रॉ किए हैं कि कंडक्टेंस का हमारे जो मोलर कंडक्टेंस होगा वो कंसंट्रेशन के टर्म्स में कैसे वैरी करेगा, तो हमने ये एक्सपेरिमेंटली किया। तो एक्सपेरिमेंटली ये स्ट्रॉन्ग के लिए भी कर रहे हैं और वीक के लिए भी। तो स्ट्रॉन्ग के लिए अगर हमने किया तो स्ट्रॉन्ग के लिए स्ट्रेट लाइन आया, मतलब ये इक्वेशन फॉलो करेगा। तो वहां से पता चल गया कि अगर इक्वेशन को फॉलो करेगा तो लिमिटिंग कंडक्टेंस निकाल सकते हैं इजीली। मगर जब हमने अगर वीक का भरा ये, अच्छा हमने लिखा नहीं इसको, ये हमारे पास क्या होगा, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए जब हमने ग्राफ प्लॉट किया तो ये कोई इक्वेशन से नहीं, एक्सपेरिमेंटली हमने अगर पुट किया तो उसमें क्या देखने को मिला कि वो हमारे पास स्ट्रेट लाइन नहीं देता। वो जैसे जैसे कंसंट्रेशन घटाएंगे वैसे वैसे क्या होगा, मोलर कंडक्टेंस बढ़ेगा। क्लियर? एक लाइन आपको बताया था, अगर याद करो तो डाइल्यूशन के टाइम हमारे पास जो मोलर कंडक्टेंस होगा, मोलर कंडक्टेंस जो होगा वो अगर हम या कंडक्टेंस की ही बात करें तो हमारे पास स्ट्रॉन्ग का हमेशा ज़्यादा होगा और वीक का कम। तो ये लाइन नीचे ही, इसके नीचे ही पैरेलल हो जाएगा, ये नीचे ही पैरेलल हो जाएगा और वो पैरेलल लाइंस बढ़ते चला जाएगा। बात समझ में आया? ये जो अगर लाइन, हाँ ये स्ट्रेट लाइन से पीछे आएगा। अब वो बस एक्स्ट्रापोलेट कर रहे हैं, जैसे अगर इसी लाइन को बढ़ाएंगे, जब पैरेलल लाइन आ जाएगा उसको बढ़ाओगे तो कहीं इंटरसेक्ट ही नहीं करेगा, तो मान के चलना पड़ेगा कि यहीं पे हमारे पास कहीं पैरेलल लाइंस आ गया होगा। अब उसी को बस एक्स्ट्रापोलेट कर रहे हैं, तो इसीलिए हमें दिख रहा है कि वीक का स्ट्रॉन्ग से भी ज़्यादा है, ऐसा है नहीं। जैसे ये लाइन हम लोग कैसे एक्स्ट्रापोलेट करेंगे, क्योंकि कंसंट्रेशन जीरो नहीं कर सकते। उसी तरह हमारे पास क्या है कि अगर ये लाइंस अगर कहीं पीछे ही हमारे पास पैरेलल हो जाएगा और पैरेलल हो जाएगा तो वीक से हमेशा ही, जो वीक का इलेक्ट्रोलाइट्स होगा वो हमेशा ही कंडक्टेंस स्लो शो करेगा स्ट्रॉन्ग के कंपैरिजन में। बस ये पैरेलल लाइंस, बस ये लाइन जो दिख रहा है ये ऐसा कंसिडर मत कर लेना कि हमारे पास वीक का जो कंडक्टेंस होगा बहुत ज़्यादा होगा, वो बस एक्स्ट्रापोलेटेड ग्राफ है। क्लियर हो गया? आगे बढ़े। तो जैसे देखो, एक थ्योरी जब हमारे पास कुछ चीज एक्सप्लेन नहीं कर पाता तो दूसरा थ्योरी पढ़ते हैं। दूसरा थ्योरी जो दिया गया है वो दिया गया था कोहलरास के द्वारा। कोहलरास क्या बोलता है वो थोड़ा सा समझना। कोहलरास क्या बोलता है कि अब देखो, जैसे अगर हमारे पास H+ आयन है, अगर हमारे पास H+ आयन है तो स्ट्रॉन्ग से आएगा, स्ट्रॉन्ग एसिड भी दे सकता है H+ और वीक एसिड भी दे सकता है। जहां कहने का मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड, मतलब कहने का मतलब हमारे पास स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट। अब कोहलरास लॉ क्या बोलता है कि हमारे पास कोई भी आयन कहां से आ रहा है, क्योंकि इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे जब हम कंसीडर कर रहे हैं या लिमिटिंग कंडक्टेंस पे जब हमारे पास कंसीडर कर रहे हैं तो उस समय हमारे पास क्या हुआ होगा, हर एक इलेक्ट्रो, जितना भी हम इलेक्ट्रोलाइट्स लिए वो कंप्लीटली डिसोसिएट हो चुका होगा। अगर हम बात कर रहे हैं किसी का जो लिमिटिंग कंडक्टेंस होगा वो मैक्सिमम कंडक्टेंस होगा। अगर मैक्सिमम कंडक्टेंस है, अगर मैक्सिमम कंडक्टेंस जितना हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट्स लिए वो सारा टूट गया होगा। जब पानी ऐड करे तो डिसोसिएशन बढ़ रहा होगा। अब ये पानी इतना ऐड करते गए 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 एक लिमिट होगा जब हमारे पास डिसोसिएशन क्या हो गया होगा, कंप्लीट हो गया होगा। वीक का भी, तो अगर वीक का भी अगर कंप्लीट हो गया होगा तो स्ट्रॉन्ग और वीक में डिफरेंस क्या था, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का, कि वीक हमारे पास पार्शली डिसोसिएट करता था और स्ट्रॉन्ग हमारे पास कंप्लीटली। मगर जब इनफाइनाइट डाइल्यूशन की बात कर रहे हैं, इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे बात करें तो दोनों 100% क्या हो रहा है, डिसोसिएट हो रहा है। तो स्ट्रॉन्ग और वीक में कोई फर्क। तो अगर हमारे पास H+ जो होगा वो स्ट्रॉन्ग एसिड से या वीक एसिड से आए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो कोहलरास लॉ यही बोलता है कि हमारे पास हर एक इंडिविजुअल कैटायन या एनायंस या जो भी आयंस हो उसका कंडक्टेंस के टुवर्ड्स हमारे पास डेफिनेट कंट्रीब्यूशन होगा इन रिस्पेक्टिव ऑफ अदर आयन। कि H+ के साथ एसीटेट आयन है या H+ के साथ Cl आयन है, कोई मतलब नहीं है। H कहीं से भी आए उसका एक डेफिनेट कंट्रीब्यूशन होगा हमारे पास। जैसे अब यहाँ से इसको समझना, जैसे अगर आप मान के चलो 10th में थे, कोई फंक्शन अगर हो रहा है तो अगर क्लास में अगर एक कुछ रखा गया कि इतना सबको कंट्रीब्यूट करना है तो सबको कंट्रीब्यूट करना है, चाहे वो बहुत बड़े फैमिली से आए या बहुत
छोटे फैमिली से है इसके मामले में सबको इक्वली कंट्रीब्यूट करना है। यही कोलरास लॉ बोलता है कि कोई भी हमारे पास आयन स्ट्रॉन्ग से आ रहा है वीक से आ रहा है कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि इनफाइनाइट डायल्यूशन पे हमारे पास क्या होगा, कंप्लीटली डिसोसिएट करेगा और कंप्लीटली डिसोसिएट करेगा और हर एक आयंस का क्या बात है प्रत्युष बाबू, बहुत याद किया जा रहा है आपको। चलो देखो सेकंड हमारे पास कोलरास लॉ। कोलरास लॉ, कोलरास लॉ क्या बोलेगा, कोई भी हमारे पास केटायन हो या आयंस हो या एट इनफाइनाइट डायल्यूशन पे स्ट्रॉन्ग और वीक का कोई डिफरेंस नहीं है, तो स्ट्रॉन्ग और वीक का डिफरेंस नहीं है तो इस ये दोनों के लिए एप्लीकेबल होगा। तो अगर पूछा जाए डिबाय हकल और कोलरास लॉ में बेटर कौन है, कोलरास, क्योंकि डिबाय हकल हमारे पास जो होगा वो सिर्फ स्ट्रॉन्ग के लिए एप्लीकेबल होगा, जो थ्योरी दोनों के लिए एप्लीकेबल वो बेहतर है। क्लियर। और अगर ये टर्म्स यूज किया जाए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए कौन सा बेहतर है, दोनों में कोई डिफरेंस ही नहीं है, दोनों से तो निकाल सकते हो। बात समझ में आया, दोनों से अगर पता ही कर सकते हो तो फिर दोनों में कोई मतलब ही नहीं है, दोनों ही बेहतर है। जब ये पूछा जाए कि वीक के लिए कौन बेहतर या ओवरऑल कौन बेहतर है तो कोलरास, मगर स्ट्रॉन्ग के लिए दोनों इक्वल है। तो ये क्या बोलता है, ईच ion make definite contribution। अच्छा, इस बात को लिखने से पहले एक और दूसरा बात कि कोलरास ने क्या माना कि हमारे पास जो इलेक्ट्रोलाइट्स होगा वो इनफाइनाइट डायल्यूशन पे कंप्लीटली डिसोसिएट होगा। तो वो पहली बात, एट इनफाइनाइट डायल्यूशन electrolytes will completely ionized। और दूसरा बात क्या रखना है, each ions make definite contribution towards molar और equivalence, मोलर और इक्विवेलेंस। each ion make definite contribution towards molar conductance irrespective of other ion। क्लियर इतनी बात है कि हमारे पास जो आयंस होगा उसका एक डेफिनेट कंट्रीब्यूशन होगा टुवर्ड्स मोलर या इक्विवेलेंट, या नॉर्मल, अगर ये मोलर इक्विवेलेंट नहीं लिखना चाहते तो नॉर्मल कंडक्टेंस भी लिख सकते हो कि कंडक्टेंस के टुवर्ड्स एक डेफिनेट कंट्रीब्यूशन होगा इररिस्पेक्टिव ऑफ अदर आयन। तो जैसे अगर केटायन है तो एनायंस कौन सा है, कोई मतलब नहीं है। जैसे अगर हम यहाँ से बात कर रहे थे कि जैसे HCl है और हमारे पास एसिटिक एसिड है, तो ये हमारे पास ये अदर आयंस भी तो डिसाइड कर रहा है कि स्ट्रांग है या वीक है, तो उस पर डिपेंड ही नहीं कर रहा, तो ये डिफरेंशिएट ही नहीं कर रहा। तो अब हम अगर हमारे पास किसी भी आयंस का, अगर हमें किसी भी इलेक्ट्रोलाइट्स का अगर कंडक्टेंस निकालना है तो जो आयंस में टूट रहा होगा उनका सिंपली कंडक्टेंस क्या करना है, ऐड कर देना है। अगर दोनों, अगर मान के चलो कि जैसे अगर हमारे पास सब लोग अगर इक्वल कंट्रीब्यूट कर रहे थे किसी चीज के लिए भी, तो हम कोई भी दो आदमी को पकड़े तो दो आदमी के हिसाब से कंडक्टेंस आएगा, चार लेंगे तो चार के हिसाब से आएगा। क्या बात समझ में आया? अब यहां से हमारे पास, इसमें हमारे पास दो आएगा, एक आएगा कि हमारे पास कोलरास लॉ के हिसाब से मोलर कंडक्टेंस और दूसरा इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। ये कैसे लिखेंगे वो थोड़ा सा देखना। तो
तो सबसे पहला हमारे पास क्या होगा, मोलर कंडक्टेंस, मोलर कंडक्टेंस, या यहाँ पे एकदम मोलर लिमिटिंग कंडक्टेंस, मोलर लिमिटिंग कंडक्टेंस। मोलर लिमिटिंग कंडक्टेंस कैसे लिखेंगे वो थोड़ा सा देखना। हमारे पास अब यहाँ से देखो, इससे पहले जितने भी बात किए थे वो आयंस की बात पर नहीं गए थे, सिर्फ इलेक्ट्रोलाइट्स क्या था कि इतना अगर हमारे पास मोलारिटी है तो कंडक्टेंस क्या होगा, इतना कोई अगर पार्टिकुलर लिमिट अगर हमारे पास नॉर्मेलिटी है तो उसका कंडक्टेंस क्या होगा। तो इलेक्ट्रोलाइट्स की बात करते हैं। अब पहली बार किसकी बात कर रहे हैं, हमारे पास आयंस की बात करेंगे। तो अगर आयंस की बात करेंगे तो हमने बताया था आयंस का जो हमारे पास कंडक्टेंस जो होगा वो स्मॉल लैम्डा से इंडिकेट करेंगे। तो अगर हमारे पास एक इलेक्ट्रोलाइट्स कंसीडर कर रहे हैं कि जैसे अगर हमने AnBm कंसीडर किया, जनरल कोई भी होगा, अब ये जब टूटेगा तो हमारे पास ये क्या होगा कि n टाइम्स ऑफ A m प्लस में और प्लस m टाइम्स ऑफ B n माइनस में टूटेगा। जैसे अगर एक एग्जाम पहले तो एक लिख लो, जनरलाइज करके लिख देते हैं, उसके बाद एक एग्जाम्पल से समझाएंगे। तो अगर हमें निकालना है इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे हमारे पास मोलर कंडक्टेंस ऑफ AnBm का अगर हमें निकालना है तो ये क्या होगा, हमारे पास क्या हो जाएगा, आयंस का भी लिमिटिंग कंडक्टेंस लेंगे। ऐसा नहीं कि कोई पार्टिकुलर कंसंट्रेशन पे हमारे पास कंडक्टेंस कंसिडर करेंगे। तो ये हमारे पास इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे हमारे पास मोलर कंडक्टेंस होगा Am प्लस का। अब यहाँ पे देखो मोलर कंडक्टेंस की बात करेंगे तो यहाँ पे जो स्टोकोमेट्री होगा उससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमारे पास A का हमारे पास मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे, इसका स्टोकोमेट्री कितना n, तो ये n टाइम से मल्टीप्लाई होगा, प्लस हमारे पास यहाँ पे हमारे पास स्टोकोमेट्री कितना B का m, तो m टाइम्स ऑफ मल्टीप्लाई होगा मोलर कंडक्टेंस लिमिटिंग कंडक्टेंस ऑफ Bn माइनस का। अब इसी चीज को एक किसी एग्जाम्पल से समझते हैं। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं ताकि बेहतर हो जाए हमारे पास, इतना दिमाग ना लगाना पड़े। जैसे देखो अगर हमारे पास है Al2SO4 का हॉल थ्राइस, तो ये जब हमारे पास टूटेगा तो क्या होगा, 2 टाइम्स ऑफ Al3 प्लस प्लस 3 टाइम्स ऑफ SO4 2 माइनस। गौर से देखो हमने क्या किया था, देखो अगर यहाँ पे 2 है तो जो चार्ज आएगा वो सल्फेट पे 2 माइनस आएगा। तो यहाँ पे क्या था n माइनस लिखा था, यहाँ पे m है, यहाँ पे 3 है, उसी चीज जैसा। तो यहाँ पे अगर हमारे पास था, यहाँ पे m था तो m प्लस आया, यहाँ पे 3 था तो 3 प्लस आएगा। बात समझ में आया, वो जनरल कैसे लिखा हुआ था। अब अगर हमारे पास ये टूटा तो अगर हमें निकालना है मोलर कंडक्टेंस, अगर हमें मोलर कंडक्टेंस अगर निकालना है Al2SO4 का हॉल थ्राइस का, एल्युमिनियम सल्फेट का निकालना। अभी ये हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट है तो इसके लिए हमारे पास स्मॉल लेमडा यूज नहीं करेंगे, कैपिटल लेमडा, मगर वो सिंपली क्या करें, आयन से ले रहे हैं। तो आयन से ले रहे हैं तो इसलिए आयन का जो कंडक्टेंस होता है वो स्मॉल लेमडा से इंडिकेट करते हैं, तो इसलिए स्मॉल लेमडा यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे स्टोकोमेट्री कितना 2, तो ये 2 टाइम्स ऑफ लिमिटिंग कंडक्टेंस ऑफ limiting molar conductance of Al3 plus plus 3 times of limiting conductance of SO4 2 माइनस। क्या बात समझ में आया। अच्छा यहाँ पे एक लिख देते हैं, एक लाइन बस, where N और M are स्टोसोमेट्री कोफिशिएंट, जो आप पढ़ते थे बैलेंस करने समय, वही चीज तो है। क्लियर। अब दूसरा समझना कि यहाँ पे हमारे पास दूसरा इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस में हमारे पास क्या होगा, इक्विवेलेंस कंडक्टेंस। इक्विवेलेंस कंडक्टेंस में क्या होगा, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस में कोई कोफिशिएंट का कोई लेना देना नहीं है,
हमारे पास सिंपली जो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस दिया रहेगा, सिंपली हमारे पास अलजेब्रिक सम कर देंगे, मतलब डायरेक्ट। अगर एल्युमिनियम का इक्विवेलेंट कंडक्टेंस दे दिया हुआ, सल्फेट का दे दिया हुआ, कोई 2 और 3 से मल्टीप्लाई नहीं करना, उसको सिंपली एल्युमिनियम और सल्फेट का ऐड कर देना है। बस ये चीज याद रखना कि यहाँ पे जो लिख रहे हो मोलर कंडक्टेंस है, और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस लिखोगे तो उसमें स्टोइकोमेट्री का कोई लेना देना नहीं होता। तो जैसे अगर हमारे पास इसी आयंस का अगर यही कंसिडर करते हैं AN BM, ये टूटेगा हमारे पास n टाइम्स ऑफ M प्लस, और ये M टाइम्स ऑफ BN माइनस में टूटेगा। तो अगर हमारे पास मोलर इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे इक्विवेलेंट कंडक्टेंस अगर निकालना है AN BM का, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ AM प्लस हमारे पास इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ BN माइनस। इसमें कोई स्टोइकोमेट्री का कोई रोल नहीं होगा। मोलर कंडक्टेंस अगर दिया हुआ आयंस का, तो उसका कितने आयंस में टूट रहा है उससे मल्टीप्लाई करना है। मगर अगर आयंस का इक्विवेलेंट कंडक्टेंस दे दिया हुआ है और आपको इक्विवेलेंट कंडक्टेंस दे दिया हुआ और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस निकालना है, तो उस केस में आपको कोई स्टोइकोमेट्री से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, सिंपली अलजेब्रिक सम कर दीजिएगा। अब इसमें अगर हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, अगर हमारे पास MgCl2 है, तो ये अगर टूटेगा तो हमारे पास Mg2 प्लस और हमारे पास 2 टाइम्स ऑफ Cl माइनस में टूटेगा। तो अगर हमारे पास इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ MgCl2 अगर निकालना चाह रहे हैं, तो ये सिंपली क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ Mg2 प्लस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन प्लस इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ Cl माइनस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। सिंपली क्या करना है, ऐड कर देना है, इसमें कोई स्टोइकोमेट्री का लेना देना नहीं होगा। अब यहाँ से आगे ये देखेंगे कि अगर हमारे पास इक्विवेलेंट कंडक्टेंस दे दिया हुआ है और उससे मोलर कंडक्टेंस निकालना है, या मोलर कंडक्टेंस दिया हुआ है और उससे इक्विवेलेंट कंडक्टेंस निकालना है, तो वो कैसे निकालेंगे। कंडक्टेंस का जो LP दिया गया था वो कंप्लीट हो गया है। हाँ, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का। अच्छा, कंडक्टेंस तो अभी चल ही रहा है ना, पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है। ठीक है, फिर से बोल रहा हूँ, सॉल्यूशन का कंप्लीट कर लेना और साथ ही में 11th का भी पढ़ते रहना। बोल।
कौन से चिंता में डूब गई रोशनी, गाल पे हाथ रखी है। एक गाल पे हाथ रखता है, एक सर पे हाथ रखता है, कौन सा सबका चिंता कि यहाँ से जाके रोटी कमाना है। वो अभी चल रहा है ना, वो था ना मीम, आज कमाएगा तो खाएगा, कुछ ऐसी तरह था ना। चलो जल्दी करो। ये बात समझ में आ गया? क्लियर? मोलर कंडक्टेंस में सिंपली करना है कि वो आयंस कितने में टूट रहा है उसके उतने टाइम से मल्टीप्लाई करना है, और इक्विवेलेंट अगर कंडक्टेंस दिया हुआ है तो उसमें कोई मल्टीप्लाई नहीं करना है। जितने आयंस होंगे बस टाइप देखना है, जितने टाइप्स होंगे उन सबको ऐड कर दो, खत्म। तो सिंपली अलजेब्रिक सम है हमारे पास इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, और ये हमारे पास ये भी अलजेब्रिक सम है विद देयर स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद। बढ़े आगे। अगर अगल बगल वाले लिख लेते हैं तो यहाँ से देखने जल्दी थोड़ा सा हो जाएगा। बढ़े, चलिए नेक्स्ट। अब देखना, अगर हमारे पास मोलर कंडक्टेंस दिया हुआ है, आयंस का अगर मोलर कंडक्टेंस दिया हुआ है और हमें डायरेक्ट इक्विवेलेंट कंडक्टेंस अगर निकालना है तब कैसे निकालेंगे? अच्छा एक याद करो, मोलर कंडक्टेंस और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस में क्या रिलेशन बता चुके हैं। तो मोलर कंडक्टेंस इज इक्वल्स टू n फैक्टर इनटू इक्विवेलेंट, n फैक्टर या वैलेंसी फैक्टर जो लिखना चाहोगे, वैलेंसी फैक्टर इनटू हमारे पास इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। और यहाँ से हमने बताया था कि n फैक्टर हमेशा कम से कम एक होगा या एक से ज़्यादा होगा। तो मोलर कंडक्टेंस इक्विवेलेंट कंडक्टेंस या तो बराबर होगा या तो मोलर कंडक्टेंस इक्विवेलेंट कंडक्टेंस से बड़ा होगा। क्लियर? अब यहाँ से देखो, अगर हमारे पास ये है तो ऐसा भी तो लिख सकते हैं इक्विवेलेंट कंडक्टेंस जो हमारे पास इक्विवेलेंट कंडक्टेंस इज इक्वल्स टू हमारे पास क्या आ जाएगा, मोलर कंडक्टेंस बाय वैलेंसी फैक्टर। अब देखो बस यहाँ पे हम लोग जो ले रहे थे पहले कोई पार्टिकुलर कंसंट्रेशन था, अब जो हम बात करेंगे वो क्या कर रहे हैं, इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे बात कर रहे हैं, तो बस इन्फिनिटी लग जाएगा कोई। अच्छा सॉरी, हमारे पास बस सिर्फ इनफिनाइट डाइल्यूशन पे लग जाएगा, उसके अलावा कुछ नहीं करना। अब इसी चीज को फैक्टर्स को लगाएंगे आयंस में भी, इसी फैक्टर को यूज करेंगे आयंस में भी। तो अगर हमारे पास एक एग्जांपल ले लेते हैं, Na2SO4 ले लिए, ये जब हमारे पास टूटेगा तो 2 टाइम्स ऑफ Na प्लस और हमारे पास SO4 2 माइनस में टूटेगा। अगर हमारे पास क्या दे दिया हुआ, अगर सोडियम का और हमारे पास सल्फेट आयन का मोलर कंडक्टेंस दिया हुआ और डायरेक्ट अगर हमें इक्विवेलेंट कंडक्टेंस निकालना है तो कैसे निकालेंगे, या फिर निकालने का तो तरीका तो एक से ज़्यादा भी पॉसिबल है, मगर उसके टर्म्स में फॉर्मूला क्या होगा वो थोड़ा सा देखना। इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ Na2SO4 इज इक्वल्स टू हमारे पास क्या दिया हुआ है, इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे आपका मोलर कंडक्टेंस दे दिया हुआ है सोडियम का, हमारे पास निकालना इक्विवेलेंट कंडक्टेंस दिया क्या हुआ है, मोलर कंडक्टेंस, मोलर कंडक्टेंस SO4 2 माइनस का। तो इस केस में देखो सिंपली क्या किया हुआ है कि हमारे पास इक्विवेलेंट कंडक्टेंस इज इक्वल्स टू मोलर कंडक्टेंस डिवाइड बाय वैलेंसी फैक्टर। अगर वैलेंसी फैक्टर बात करेंगे हमारे पास सोडियम का तो कितना होगा, जितना चार्ज होता है। आइए तो सोडियम आयन है ना, आयंस का वैलेंसी फैक्टर क्या होता है, जितना उस पे चार्ज होता है। सोडियम पे चार्ज कितना 1, हमारे पास सल्फेट पे चार्ज कितना, क्या बात समझ में आया। उसके बाद आपको ऐड कर देना है, इक्विवेलेंट में कुछ नहीं करना, सिंपली ऐड कर दोगे इक्विवेलेंट आ जाएगा। मगर मोलर से अगर इक्विवेलेंट में जाना है तो या तो ये फॉर्मूला यूज कर लो कि पहले इलेक्ट्रोलाइट्स का डायरेक्ट अगर मोलर दिया हुआ है तो मोलर कंडक्टेंस निकाल सकते हो,
उसके बाद फिर उसके वैलेंसी फैक्टर से डिवाइड कर दो और वहां से तुम्हारे पास निकल जाएगा इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। या तो आयंस का जो दिया हुआ है उसी आयंस का जितना चार्ज है उसी से डिवाइड कर दो, वो तुम्हारे पास दे देगा इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। या तो इलेक्ट्रोलाइट्स का निकाल लो, उसके बाद ये फॉर्मूला यूज करो, या तो फिर आयंस का दिया हुआ उसी पे उसके चार्ज से डिवाइड कर दो, वो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस दे देगा। क्लियर? बस इसको एक जनरल फॉर्म लिख देते हैं। अगर हमारे पास फिर से वही ए एन बी एम हमारे पास है तो ये एन टाइम्स ऑफ ए एम प्लस और ये एम टाइम्स ऑफ बी, एन माइनस में टूटेगा। तो अगर हमारे पास इक्विवेलेंट कंडक्टेंस निकालना है ए एन बी एम का, अगर हमारे पास निकालना है तो सिंपली क्या हो जाएगा, हमारे पास मोलर कंडक्टेंस ऑफ ए एम प्लस, इसको डिवाइड कर देंगे एम से। इस पे चार्ज कितना था m, साइन से कोई लेना देना नहीं है, बस चार्ज कितना है हमारे पास, मोलर कंडक्टेंस एट इनफिनिट डायल्यूशन ऑफ B एन माइनस डिवाइड कर देंगे इसको n से, वेयर m n n आर चार्ज ऑन कैटायन एंड एनायन। लिख लीजिए। और एक स्टार बना के पॉइंट्स लिख लेना। कोलरास लॉ इज एप्लीकेबल फॉर बोथ स्ट्रॉन्ग एज वेल एज वीक इलेक्ट्रोलाइट टू डिटरमाइन लिमिटिंग कंडक्टेंस। या लिख ही देते हैं, तुम लोग पे भरोसा। थ्योरी और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए एप्लीकेबल हो जाता है। कभी कभी ना रिजल्ट से ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है हमारे पास जर्नी। कैसा लगा? अच्छा तो अभी कहाँ बैठ रहा है, 11 से ज़्यादा डायरेक्ट देता चाहिए मेंस। हाँ बस हम क्या बोल रहे थे, कोलरास लॉ इज एप्लीकेबल फॉर, अच्छा चल लिखना, एप्लीकेबल फॉर बोथ स्ट्रॉन्ग एज वेल एज वीक इलेक्ट्रोलाइट टू डिटरमाइन लिमिटिंग कंडक्टेंस। लिख लिया सुमित? लिख लिया? अरे आजकल हमारा आदत का हो गया कमर पे हाथ देने वाला, इतना जल्दी कहाँ बुढ़ा गए हम। क्या हालत है तुम लोग का यार। अच्छा एक टर्म से बता, अच्छा एक याद करना, ये जो कंडक्टेंस का चैप्टर, जब कंडक्टेंस हमारे पास लास्ट करेगा ना तो उस समय एक पॉइंट्स हमको बताना है, बताना टाइट्रेशन में कंडक्टेंस बता देना है, वो याद दिलाना। एक बार पूछ चुका है
तो वो बताना है। हाँ, टाइट्रेशन में कंडक्टेंस, तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट वीक, जो स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस का, वीक बेस हमारे पास वीक एसिड का, एक टाइप का कंडक्टेंस, वो टाइट्रेशन बोलते हैं, कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन। अरे जल्दी करो, इतना का लिख रहे हो यार। बात है कि अगर किसी को अगर रोज दाल भात देते रहो दोगे और अचानक उसको ऐसो एक दिन बासी भात और प्याज दे दोगे तो उसके लिए तो खराब ही है ना। तो वो जो लेवल था जो उनको पढ़ाया जा रहा था उससे थोड़ा सा आया है, मगर जब जेई के लेवल्स पे देखोगे तो जेई का स्टूडेंट को नहीं लगेगा टफ, मगर नीट के स्टूडेंट के लिए टफ है। ऐसा कुछ नहीं है। चले, हो गया ये। चलो तो क्वेश्चन लिखना, फाइंड आउट द मोलर कंडक्टेंस एंड इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। फाइंड आउट मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। Find out the molar conductance at infinite dilution and molar conductance, sorry, equivalent conductance at infinite dilution of Al2SO4 का whole thrice if molar conductance of Al3 plus is equals to 169 Simon सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल और मोलर लिमिटिंग कंडक्टेंस ऑफ SO4 2 माइनस इज इक्वल्स टू, ये कितना था हमारे पास, अच्छा 189 और 160, इसको 189 कर लेना और ये 160 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। आपको मोलर कंडक्टेंस दे दिया हुआ है आयंस का, आपको मोलर कंडक्टेंस इलेक्ट्रोलाइट्स का निकालना है और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस निकालना है। ट्राई कीजिए। और जब आप लोगों का डाउट सेशन होता है तब दिखिए थोड़ा सा, उस समय हम मॉड्यूल डिस्कशन कर देंगे, ELP डिस्कशन कर देंगे। जब भी आपका क्लास नहीं होता एक्सेप्ट एकेडमिक वीक ऑफ, हाँ तो कल छुट्टी तो कल नहीं, तो जब भी आपका अगर क्लास नहीं होता, जिस समय डाउट सेशन रहता है, जिस दिन भी रहता है, वो थोड़ा सा अगर उस दिन क्लास शेड्यूल नहीं है तो फिर भी आया कीजिए। उस समय आपका मॉड्यूल ELP या जो क्वेश्चंस आप जहाँ से भी बना रहे हो, जो ना बना वो उस दिन डिस्कस करेंगे। फाइव 189 है ना एक, और एक 160 है, ठीक। 189 एल्युमिनियम का, 160 हमारे पास सल्फेट का, तो क्या निकाले हो? 558 आएगा, बस चेक कर। मोलर कंडक्टेंस 585 आएगा, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस 143 आएगा, 143। 189 160, ऐसा तो नहीं हो सकता कि इतना छोटा कैलकुलेशन गलत कर रहे हो। चलो अरे क्या तुम लोग बना रहे हो, हमको समझ नहीं आता है। चलो देखो, अगर हमें मोलर कंडक्टेंस निकालना है Al2SO4 का, तो देखो अब ये तो नहीं लिखना पड़ेगा, एक बार लिख चुके हैं। Al2SO4 में एल्युमिनियम कितने टाइम्स टूटेगा? 2 टाइम्स, तो एल्युमिनियम का कितना है? 189। सल्फेट हमारे पास जो होगा वो 3 टाइम्स होगा, तो 3 टाइम्स ऑफ 160। 9 दूना 18 का 8, हाथ में 1, 8 दूना 16 और 1 7, और हमारे पास 2 प्लस 16 दूना 32, क्या
क्या 3, अच्छा 2, सॉरी 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 378, 16 16 32 16 48। अब हमारे पास 0 8 8 7 15 4 3 7 और 1 8 आ गया 858। कैसे लेके आ रहे थे 43? तो इतना छोटा क्वेश्चंस में नहीं होना चाहिए। अब देखो दो तरीका था हमारे पास इक्विवेलेंट कंडक्टेंस निकालने का। इक्विवेलेंट कंडक्टेंस अगर हमें निकालना है तो अभी हमने कुछ देर पहले देखा था कि जितना मोलर कंडक्टेंस होगा उसको वैलेंसी फैक्टर से डिवाइड करना था। सल्फेट का वैलेंसी फैक्टर कितना होगा अमन? हाँ 2 होगा। प्रत्युष 2 होगा। नवनीत 2, कैसे 2 पे आ रहे हो? एल्युमिनियम सल्फेट का वैलेंसी फैक्टर कितना होगा? किसी को और 2 के अलावा कुछ बोलना है? एल्युमिनियम सल्फेट में कितना हमारे पास वैलेंसी फैक्टर होगा? सॉल्ट में हमारे पास क्या होता है वैलेंसी फैक्टर? चार्ज ऑन कैटायन या चार्ज ऑन एनायन। तो कैटायन पे चार्ज कितना है? एल्युमिनियम पे 3 है। कितने एल्युमिनियम है? 2 है ना, तो 3 2 जा 6। सल्फेट कितना है? 3। एक सल्फेट पे 2, तो 2 3 जा 6। कहां पे 2 2 कर रहे हो? बात समझ में आया? ये चीज समझ में आ रहा है ना कि हमारे पास ये जो है वो सॉल्ट है। तो सॉल्ट पे हमारे पास टोटल कैटायन पे कैटायंस पे अगर चार्ज करोगे तो कैटायन पे कितना है? एक एल्युमिनियम पे 3 है, 2 एल्युमिनियम आएगा तो 6 हो जाएगा। अगर हम एनायंस की बात करें, सल्फेट कितने सल्फेट है? 3। तो एक पे 2 चार्ज होता है, 3 है, तो दोनों में हमारे पास क्या आएगा? हमारे पास 858। इसको 6 से डिवाइड करते हैं। 6 1 जा 6, 2 कैरी किया, 6 4 जा 24 और यहाँ पे फिर हमारे पास 1 निकलेगा, 6 3 जा 18। 143 साइमन स्क्वायर पर इक्विवेलेंट आएगा। या तो आपने अगर ये नहीं किया तो आप क्या करते कि जो मोलर कंडक्टेंस दिया हुआ था उसको सीधा सिंपली उसके चार्ज से डिवाइड करना था। तो यहां से देखिए, अगर हमारे पास इक्विवेलेंट कंडक्टेंस निकालते Al2SO4 का, तो हमारे पास एल्युमिनियम का कितना था? 189। एल्युमिनियम पे चार्ज कितना? 3 प्लस 160 हमारे पास सल्फेट का है। सल्फेट पे चार्ज कितना? 3। हमारे पास 3 6 जा 18, 3 3 जा 9 प्लस 80 आ जाता। ये हमारे पास 3 8 और हमारे पास 6 14। किसी से भी बनाओ सेम ही आंसर आएगा। क्लियर सबको? अरे हाँ या ना? कर लोगे ऐसा क्वेश्चंस? तो इतना छोटा क्वेश्चंस में हम कैलकुलेशन मिस्टेक मत कीजिए। चलिए लिखे, अब दूंगा डाटा, उससे कर लोगे। चलो लिखो, इफ, अच्छा ये लिख लिया हो, इफ मोलर कंडक्टेंस ऑफ H प्लस, सॉरी मोलर, ऐसा लिखो, इतना दिमाग ना लगाओ। मोलर कंडक्टेंस H प्लस का दे दिया हुआ आपके पास, H प्लस का वैल्यू दिया हुआ 350 और 80। हमारे पास 350 दे दिया हुआ H प्लस का और मोलर कंडक्टेंस दे दिया हुआ SO4 2 माइनस का आपके पास 80 हमारे पास साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल ये दे दिया हुआ है। तो आपको निकालना है मोलर कंडक्टेंस ऑफ H2SO4। क्या? सॉरी, मोलर कंडक्टेंस ऑफ H2SO4, लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस ऑफ H2SO4 क्या होगा, और आपको बताना इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ H2SO4 कितना होगा। 780 और 390। हमने क्या लिखा हुआ? अच्छा मोल, हाँ हमने इक्विवेलेंट क्वेश्चंस में लिखा हुआ तो कुछ उसी के हिसाब से आएगा। सबका आंसर कितना कितना आया था रे? मोलर कंडक्टेंस कितना आया? 780 390, यही आ रहा है सबका।
अगर सबका यही आ रहा है तो फिर बनाने की जरूरत, सिंपली हमारे पास मोलर कंडक्टेंस में क्या करना था, इसी को 2 से मल्टीप्लाई करना था और उसके बाद तो सल्फेट एक ही रहेगा, तो इसमें सिंपली ऐड करना था। इक्विवेलेंट में या तो इसको सीधा सिंपली 2 से डिवाइड कर दो, आ जाएगा हमारे पास, या तो फिर अलग अलग इसको 1 से डिवाइड करो और इसको 2 से डिवाइड करते तो तब भी आंसर आ जाएगा। क्या थोड़ा सा पेशेंस रखें, एक बार थोड़ा सा सोच लें कि बोलने जा रहे हैं वो सही भी है कि नहीं है। अच्छा कोई बात नहीं, बोल ही लो। अगर बोल ही नहीं पाओगे तो फिर बोल लो गलत सही, मगर जब हम पूछते तब भी तो गलत सही कुछ बताओ। दो लेके आने वाले, चले आगे बढ़े, आगे बढ़े। चलिए अब हमारे पास देखेंगे एप्लीकेशन, कोलरास लॉ का हमारे पास एप्लीकेशन, क्लियर। अब इसका एप्लीकेशन पहला हमारे पास क्या था कि हमारे पास जैसे अब देखो थियोरेटिकली सुनने में अच्छा लगता है कि वीक इलेक्ट्रोलाइट्स का हम इजीली ऐसो लिमिटिंग कंडक्टेंस निकाल सकते हैं, थियोरेटिकली सुनने में अच्छा लगता है, मगर ऐसो एक्सपेरिमेंटली नेक्स्ट इम्पॉसिबल हो जाता है, क्योंकि अगर हमारे पास कोई भी वीक इलेक्ट्रोलाइट लोगे तो कितना पानी ऐड करोगे वो 100% डिसोसिएट कर जाएगा, ये थोड़ा सा पता करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। तो यहाँ पे हम लोग डाइट पता नहीं करते वीक इलेक्ट्रोलाइट का, वहाँ पे थ्योरी यही लगाएंगे, मगर हमारे पास ये कॉन्सेप्ट डाइट हम वीक का नहीं पता करेंगे। समझना, अब अगर H+HCl से आया, एसिटिक एसिड से आया, या फिर हमारे पास हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन फ्लोराइड, आयोडाइड किसी से भी आए, H+ का कंडक्टेंस क्या होगा, फिक्स होगा। तो हम लोग जो पता करते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट का जो लिमिटिंग कंडक्टेंस पता करते हैं विद द हेल्प ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स पता करते हैं। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के बेसिस पे पता कर लेंगे कि H+ का कितना है या एसिटेट आयन का कितना है, इंडिविजुअली स्ट्रॉन्ग से पता करेंगे। और हमें पता है कि वो स्ट्रॉन्ग से आए या वीक से आए, कोलरास के हिसाब से कोई मतलब नहीं है, तो स्ट्रॉन्ग से पता करेंगे और उसको डाइट वीक का नहीं पता करते हैं, स्ट्रॉन्ग का यूज करके हम लोग वीक इलेक्ट्रोलाइट्स का पता करेंगे। तो सबसे पहला एप्लीकेशन, पहले तो लिख लो एप्लीकेशन, एप्लीकेशन ऑफ कोलरास लॉ। कोलरास लॉ का एप्लीकेशन पहला हमारे पास डिटर्मिनेशन, डिटर्मिनेशन ऑफ लिमिटिंग कंडक्टेंस, लिमिटिंग कंडक्टेंस ऑफ लिमिटिंग कंडक्टेंस ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट्स, वीक इलेक्ट्रोलाइट। वीक इलेक्ट्रोलाइट का हमारे पास लिमिटिंग कंडक्टेंस कैसे पता करेंगे, जैसे एक चीज समझना, एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे अगर हमें पता करना है इनफाइनाइट डाइल्यूशन, इनफाइनाइट हमारे पास इनफाइनाइट डाइल्यूशन के पार हमें मोलर कंडक्टेंस या इक्विवेलेंट कंडक्टेंस अगर पता करना है, जनरली हम मोलर कंडक्टेंस का अगर हम बात करें, जैसे एसिडिक एसिड था, तो एसिडिक एसिड में क्या है हमारे पास, एक एसिटेट आयन है और दूसरा क्या है H+। तो H+ कहीं से आए कोई मतलब, एसिटाइट कहीं से आए कोई मतलब। अच्छा एक इसमें लाइन पहले लिख लें, उसके बाद थोड़ा सा इसको लिखने में बेहतर लगेगा। हमारे पास लाइन क्या होगा कि टू डिटरमाइन लिमिटिंग कंडक्टेंस ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट वी यूज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। टू डिटरमाइन limiting conductance, limiting conductance of weak electrolyte we use strong electrolyte, वी यूज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। अब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स कैसे यूज करेंगे वो थोड़ा सा देखना। जैसे अगर हमारे पास एसिटेट आयन था, तो एसिटेट आयन का अगर हमें मोलर कंडक्टेंस पता करना है तो हमें चाहिए क्या, H+ और एसिटेट आयंस का, एसिडिक एसिड का अगर निकालना है तो यहाँ से देखना, हमने क्या ले लिया, मोलर कंडक्टेंस ऑफ HCl ले लिया। HCl ले लेंगे तो हमारे पास H का पता चल जाएगा। दूसरा
अगर हमारे पास सोडियम एसीटेट ले लिए, सोडियम हमारे पास एसीटेट, सोडियम एसीटेट जो है वो हमारे पास क्या है, सॉल्ट है, और सॉल्ट आर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स, आयनिक इक्विलिब्रिया बता चुके हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस एंड सॉल्ट आर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। अब सॉल्ट वीक, एसिड वीक, हमारे पास वीक से बना हुआ है या स्ट्रॉन्ग से बना हुआ, उससे कोई मतलब नहीं है। तो ये हमारे पास स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, ये भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। अब यहाँ से प्रॉब्लम क्या हुआ वो थोड़ा सा देखो। हमने जब यहाँ से H का अगर मोलर कंडक्टेंस ले लेंगे और यहाँ से एसीटेट आयन का ले लेंगे, एक्स्ट्रा हमारे पास क्लोराइड आयन का और सोडियम आयन का आ जाएगा। अब उसके लिए हमारे पास क्या करना पड़ेगा, अगर सिर्फ हमें एसीटेट आयन का चाहिए तो हमें सोडियम और क्लोरीन से कंपाउंड्स बनाओ, सोडियम क्लोराइड। तो हमें सोडियम क्लोराइड का मोलर कंडक्टेंस अगर घटा देंगे तो सिर्फ हमारे पास किसका बचेगा, H और एसीटेट आयन का बचेगा। तो हमने डायरेक्ट नहीं पता किया, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट लिया। और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्यों लिया, क्योंकि हमें पता है स्ट्रॉन्ग और वीक में कोई इन्फिनाइट डाइल्यूशन पे कोई फर्क कोलरास नहीं करता। अगर नहीं करता, और दूसरा बात क्या बोलता है कि कोई भी आयंस स्ट्रॉन्ग से आ रहा है या वीक से आ रहा है उससे कोई मतलब नहीं है, उसका एक डेफिनेट कंट्रीब्यूशन होगा टुवर्ड्स मोलर कंडक्टेंस। तो हमारे पास यहाँ पे हमारे पास H का कंडक्टेंस Cl का भी ऐड हो गया, यहाँ पे सोडियम एसीटेट ले रहे हैं तो एसीटेट आयन और सोडियम का भी हो गया। तो एक्स्ट्रा ऐड क्या हुआ, सोडियम और क्लोरीन, सोडियम और क्लोरीन का एक कंपाउंड्स ले लिया और उसका मोलर कंडक्टेंस घटा दिए। क्या बात समझ में आ गया? आई थिंक हमारे पास टाइम ओवर हो गया।